अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ज़ारा शफी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। इसराइल ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसका सभी को डर था और उसने इस पूरे ही खित्ते को अब एक नई जंग में, एक नई आग में धकेल दिया है। इसराइल की जानिब से ईरान के अहम तरीन कमांडर सैयद रजा मुसावी को शाम में टारगेट किया गया है। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सीक्रेटली हमास को असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहे थे और जनरल कासिम सुलेमानी के वो काफी ज्यादा करीबी बल्कि राइट हैंड के तौर पर जाने जाते थे। अब इस सूरत हाल के बाद लग ये रहा है कि पूरा खित्ता ही एक नई जंग की जानिब बढ़ रहा है। ईरान अलल ऐलान ये कह चुका है कि इसराइल और उसके नेक्सस को हम कब्रिस्तान बना देंगे और जो इन्होंने ये काम किया है, कार्रवाई की है, इसकी कीमत उन्हें झुकाना पड़ेगी। फिर हालिया अमेरिका की जानिब से एक नया स्टेटमेंट भी सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि यमन में जो अभी टारगेट किए हैं शिप्स रेड सी में इसराइल के और अमेरिका के, उसमें तमाम तर जो असिस्टेंस थी, इंटेलिजेंस शेयरिंग थी, रियल टाइम डायरेक्शन थी, वो ईरान ही प्रोवाइड कर रहा था और ईरान ही है जिसने इसराइल का नेवल ब्लॉकेट किया है और जिसकी वजह से इसराइल में क्राइसिस पैदा हो गए हैं क्योंकि यमन के पास इतनी टेक्नोलॉजी जदीद मौजूद नहीं है। क्योंकि इसराइल ने, आपको याद होगा कि अपने जो रेडियो कम्युनिकेशंस थे उनको भी बंद कर दिया था ताकि यमन उन्हें आइडेंटिफाई ना कर सके। लेकिन इसराइल के पास इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि न सिर्फ उन शिप्स को आइडेंटिफाई किया गया बल्कि उन्हें यमन के जरिए टारगेट भी करवाया गया। अब क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने हैं इसराइल को, इसलिए इसराइल की जानिब से अपने तमाम तर मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया गया है। सिक्योरिटी इसराइल में हाई अलर्ट है क्योंकि वो जानते हैं कि अन करीब काउंटर अटैक उन पर जरूर होगा ईरान की जानिब से, लेकिन वो किस तरह का अटैक होगा, कहां पर होगा, इसके बारे में अब इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी की जा रही है। कहीं ना कहीं अमेरिका और इसराइल ये जानते हैं कि हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख से 2.5 लाख के दरमियान मिसाइल्स मौजूद हैं, तो एक सूरत ये भी पैदा होती है कि इसराइल पर मिसाइल की बारिश भी हो सकती है। फिर ईरान जो कि अलल ऐलान कैटेगोरिकली ये बात कह चुका है कि जो आपने कार्रवाई की है, जिस तरह से कमांडर को टारगेट किया गया है, इसका खमियाजा तो आपको हर सूरत ही भुगतना होगा। इसराइल के पास, माफ कीजिएगा, ईरान के पास ऐसे जदीद हथियार मौजूद हैं, ऐसे जदीद मिसाइल्स मौजूद हैं जिससे वो आराम से इसराइली शहरों को टारगेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसराइल को ये डर भी है कि ईरान हिजबुल्लाह के साथ मिलकर उनके जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स मिसाइल हैं या फिर जो उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। और माजी में भी ऐसा किया गया है लेकिन हमले की नौयत बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए इसराइल को इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। इस वक्त सिक्योरिटी इसराइल में हाई अलर्ट कर दी गई है और जो आर्मी यूनिट्स हैं उन्हें भी मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ एरियाज में डिप्लॉय कर दिया गया है। साथ साथ इसराइल ने अमेरिका और दीगर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनसे भी असिस्टेंस तलब कर ली है, मदद मांग ली है और उन्हें कहा है कि मुमकिन हमले से बचने के लिए उन्हें असिस्टेंस और इंटेलिजेंस बुनियाद पर मालूमात फराहम की जाएं। लेकिन अभी हमने रिसेंटली देखा कि यमन ने किस तरह से इनके साथ ब्लफ किया और अगर ऐसे में इस ईरान की जानिब से अल-फतह मिसाइल लॉन्च कर दिया जाता है जिसकी ईरान बार बार धमकी भी देता आया है, तो शायद इसराइल और अमेरिका की जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो इसका अंदाजा ना लगा सकें, इसे डिटेक्ट ना कर सकें और फिर उनके लिए इसको डिफेंड करना भी खासा मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल ये भी बनता है कि आखिर इसराइल ने ईरान को टारगेट क्यों किया। वो तो काफी अरसे से अमेरिका से कह रहा था कि आप ईरान का कोई हल निकालें, आप यमन को टारगेट करें, लेकिन फिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि इसराइल की जानिब से खुद ही ईरान के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की गई। इसकी बड़ी वजह यह है कि इसराइल ये चाहता है कि किसी तरह से वो ईरान को इस तरह जंग में लेकर आ जाए और उसके बाद दीगर ममालिक जो हैं वो ऑटोमेटिकली इस जंग का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन इसराइल शायद ये भूल गया है कि अभी रिसेंटली अमेरिका के साथ क्या हुआ है, किस तरह से यूरोपियन कंट्रीज जिसमें डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड, स्पेन, पेरिस, फ्रांस और दीगर कंट्रीज शामिल हैं, उन्होंने अमेरिका को पीठ दिखा दी और यमन के खिलाफ किसी भी नई इंटरवेंशन फोर्स का हिस्सा बनने से, जंग लड़ने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो टेक्निकली देखा जाए तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही इसराइल को मदद प्रोवाइड कर रहा है, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका भी अब वो ताकत नहीं रहा जो कभी वो हुआ करता था। अफगानिस्तान में अमेरिका अपनी तारीख की सबसे बड़ी जंग हार चुका है, जबकि उसके साथ इतने सारे
ममालिक थे, इतनी सारी फोर्सेस थी जो कि इस जंग का हिस्सा थी और जंग लड़ रही थी। इसके अलावा यूक्रेन के मामला भी हम सबके सामने ही है कि अब तो वेस्टर्न कंट्रीज भी कहीं ना कहीं अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अमेरिका भी खुद इस पोजीशन में नहीं है अभी कि वो एक नई जंग का हिस्सा बन जाए, क्योंकि जाहिर है अमेरिका में इलेक्शन भी होने हैं और फिर सारा इम्पैक्ट उसके ऊपर भी आ जाना है। अगर अमेरिका इसके बावजूद भी इस नई जंग का हिस्सा बनता है और यूरोपियन कंट्रीज उसके साथ शामिल नहीं होते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस जंग का नतीजा भी अफगानिस्तान में जंग में या फिर यूक्रेन की जंग से मुख्तलिफ होगा। तो इसराइल के लिए भी अब विन विन सिचुएशन नहीं है और काफी मुश्किलात उनके लिए पैदा हो गई हैं। खासकर फूड क्राइसिस मुल्क भर में ही सीवियर होते हुए अब नजर आ रहे हैं। फिर बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो कि इस जंग में बराह रास्त शामिल होने को तैयार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इसराइल की जानिब से मासूम फलस्तीनियों पर मजालिम ढाए जाने का सिलसिला जारी है और आज भी मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी की गई है गजा में, और जिसके नतीजे में 250 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। रोजाना की बुनियाद पर ही फलस्तीनी अपनी शहादतें पेश कर रहे हैं और अपने स्टांड से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सलाम है उनके जज्बे को, किस तरह से वो इस सहूनी रियासत का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।